सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किस्मत जाग उठी है और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। 190 रन का यह बड़ा मार्जिन था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट खासा नीचे आ गया है, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के हक में फेवर में भी जा सकता है। साउथ अफ्रीका की जानिब से पहले बैटिंग करते हुए 357 रन बनाए गए और 2 सेंचुरियां क्विंटन डी कॉक की जानिब से 1 सेंचुरी स्कोर की गई, दूसरी सेंचुरी रेसी वेंडर डूसन की जानिब से स्कोर की गई और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने 133 रन की ये इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से 357 रन बनाने में साउथ अफ्रीका की टीम कामयाब हुई। और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड जो कि तवक्को कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने बैटिंग में दी थी उस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन वो नाकाम रहे और सिर्फ 167 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई और 190 रन के बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच की जिसमें न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, 190 रन से साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी। इस मैच में हुआ क्या कुछ है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। अगर मगर की सूरत हाल अभी भी पाकिस्तान के लिए मौजूद है और अच्छा ये हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उसका नेट रन रेट जो है वो नीचे आ गया है। अगर पॉइंट्स टेबल पर बात की जाए नाज़रीन, इस वक्त न्यूजीलैंड तीसरी पोजीशन पर मौजूद है और उसका नेट रन रेट है +1.232 और गुज़िश्ता मैच के बाद जो है वो नेट रन रेट नीचे आया। इसके अलावा पाकिस्तान का नेट रन रेट मनफी में है, लेकिन 0.02 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला मैच अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाता है तो पाकिस्तान का भी पॉजिटिव में ये नेट रन रेट आ जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। कई अहम खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त इंजर्ड हो चुके हैं। मैट हेनरी का नाम आ रहा है, नीशम का नाम आ रहा है, लॉकी फर्गूसन का नाम आ रहा है। इसके अलावा मार्क चैपमैन है, वो भी कुछ फिट नहीं है। इसके अलावा केन विलियमसन वो भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और वो भी अनफिट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर दीगर टीमों पर नजर डाली जाए तो इस वक्त भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ जारी है। श्रीलंका 7वीं पोजीशन पर मौजूद है। नाज़रीन, तो न्यूजीलैंड के पॉइंट्स जो हैं वो तो 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो नेट रन रेट है वो नीचे आ गया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त भी दे दी। अब अगर मगर की सूरत हाल अब तक तो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, क्या कहेंगी? देखिए, फ़िलहाल तो जा रही है पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के फुल्ली फेवर में। जिस तरह की वेदर रिपोर्ट सामने आई है कि 4 नवंबर को हाफ डे जो है वो ड्राई रहेगा और हाफ डे जो है, क्योंकि मॉर्निंग में स्टार्ट होगा मैच तो सुबह के वक्त तो सनी होगा वेदर, लेकिन 2 बजे के बाद कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मतला है वो अबरालूद भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात भी हो सकती हैं पाकिस्तान को। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड के 2 से 4 प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी इंजर्ड भी हैं, जैसे फर्गूसन नहीं था, एक फ़र्क तो पड़ता है, और उसके अलावा विलियमसन नहीं है, अभी निशम की बात हो रही है, 2 प्लेयर्स और हैं, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम उठा सकती है। लेकिन पाकिस्तान टीम को जो है काफ़ी जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक मार्जिन जो सेट करना है वो काफ़ी बड़ा स्कोर सेट करके देना है। अगर आप बैटिंग करते हैं तो आपको 80-85 का जो है आपको एक मार्जिन देना है। इतना गैप के बाद आपको एक स्कोर सेट करना है, और अगर आप बॉलिंग करते हैं तो आपको 35 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है पाकिस्तान के एस्पेक्ट से, क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि फ़खर जमान आ गए, लेकिन फ़खर जमान को आप कंसिस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि अक्सर फ़खर जमान जो हैं वो मतलब उनकी जो फॉर्म है वो आ तो जाती है, लेकिन कुछ मैचेस में हम देखते हैं वो एकदम से या तो वो 100 करेंगे या फिर वो बिल्कुल नीचे जाएंगे। अभी देखें आप कि वो 100 कंप्लीट नहीं कर पाए थे, 81 रन बनाए थे। तो आप डिपेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम में जिस तरह हमने कल देखा कि जनूबी अफ्रीकन जितने भी थे 3, 4, 5 मतलब हर कोई आके कंट्रीब्यूट कर रहा था। नादरा, फ़खर की बात कर रही थी। फ़खर की उस दिन की इनिंग की अगर बात की जाए जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेली, उसमें इब्तिदाई 3-4 ओवर्स में थोड़ा विकेट पर रुकने की कोशिश कर रहे थे फ़खर, जिसके बाद उनका हाथ सेट हुआ और फिर हमने देखा कि उन्होंने 7 छक्के जो है वो लगाए।
बिल्कुल। अच्छा, फ़खर सेट होने के लिए टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमने एशिया कप में भी देखा कि उन्होंने 18 गेंदों का सामना किया। डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स जो हैं खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें अमूमन जो है वो खसारा उठाना पड़ता है। आप क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि हमारी डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान टीम को ये सोचना होगा कि हमें डॉट बॉल्स नहीं खेलनी है, हिटिंग करें, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट आप कहते हैं ना, तो फिर आपको हिटिंग भी करनी है। जिस तरह कल हम देख रहे थे कि जनूबी अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 545 रन बना दिए पूरे टूर्नामेंट के, टॉप स्कोरर हैं, और अब उसके बाद वो नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने अपना जितना भी कहना चाहिए स्किल्स हैं, जितना उनका स्टेमिना था, वो सब उन्होंने लगा दिया और उन्होंने कहा जी मैं तो सेंचुरी बना सकता हूँ। उसके अलावा जो रिस्की शॉट उन्होंने खेला था, अक्सर लोग कहते हैं जी नर्वस 90s का शिकार हो गए और 100 नहीं बना पाए। 94 पे उन्होंने छक्का रसीद किया, और क्या छक्का लगाया था उन्होंने कि मतलब आओ देखा ना ताओ, और बस उन्होंने कहा मैं तो बस यहाँ ग्राउंड में हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो इस तरह से खेले थे, फियरलेस, बेखौफ क्रिकेट। तो वो पाकिस्तान टीम को खेलनी होगी। और जिस तरह से डोसन ने बनाए 133 रन बनाए और 118 बॉलें उन्होंने फेस की। बड़ी शराकतदारी है, मतलब 200 रन कोई कम थोड़ा ही होते हैं पार्टनरशिप के लिए। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी अभी तक देखने में यही आया है, जितने भी ओपनर्स हैं, खासतौर पर मैं क्विंटन डिकॉक की बात करूंगा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज 4वीं सेंचुरी वर्ल्ड कप की स्कोर की है। लेकिन क्विंटन डिकॉक इब्तिदा में उस तरह नहीं खेल पा रहे थे शॉट्स, लेकिन फिर बाद में जाके जब थोड़े सेट हुए तो फिर उन्होंने अपना हाथ खोला है। तो मेरे ख्याल से इब्तिदा में थोड़ी विकेट रोकने की जरूरत है, फिर उसके बाद शॉट्स के लिए साजगार हो जाती है पिच। देखें, बिल्कुल इस बात को मैं एग्री करती हूं कि आपको शुरू में शॉट सिलेक्शन जो है, एक तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, प्लस ये कि आप रीड करें, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो गेंद आ रहा है, अगर आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे, बैट कहीं, बॉल कहीं, पैर कहीं, तो इसमें आप फिर मार खा जाते हैं, विकेट दे देते हैं। थोड़ा सा संभलें, लेकिन संभलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं वो पूरे ओवर्स जो मेड इन के करवा दें, ऐसा भी ना करें। तो इसके लिए पाकिस्तान को जो है वो स्ट्रैटेजी प्लान तो करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ जो कल जनूबी अफ्रीका ने मैच खेला है उसको जरूर मॉनिटर करें, उसको जरूर देखें। ठीक है, किस तरह से हमें क्रिकेट एनालिस्ट सैयद नयरुद्दीन ने भी, नैयर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। नैयर साहब, गुज़िश्ता रोज का मैच आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का बड़े मार्जिन से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका ने, 190 रन का मार्जिन था। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है अगला मैच न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का हफ्ते को? मैं समझता हूं कि जो न्यूजीलैंड से हमारा है उसमें माइंड पे कैप्टन के सबसे ज्यादा फोकस करने होना चाहिए कि पॉजिटिव एंड एग्रेसिव। क्योंकि आप देखिए खुदा हम मैच को नहीं मतलब जीत सके, फिर तो हम सेमीफाइनल ड्रॉ से इसको फाइनल समझ के खेले, सेमीफाइनल ना समझे, ऑल आउट जाएं और गन्स ब्लेजिंग जाएं, वो हरकत करें जो पिछले मैच में बांग्लादेश के साथ की और जिसमें 5 ओवर में टाइम किया, सिर्फ बनाए। ये मैच आपको 25 ओवर हर हाल में जीत रखना चाहिए था, चाहे 1-2 विकेट और गिरती। वो नतीजा ये है कि इस वक्त देखें कि न्यूजीलैंड का वहां पर एडवांटेज देना चाहिए, वो अल्लाह का ये हुआ कि न्यूजीलैंड 190 से हारा है। तो अब हमें ये चांस है, अब देखें करना क्या है, टारगेट क्या है आपका। टारगेट ये है कि और ठीक है, शुरू से एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, साथ ही रहेगा नैयर साहब। और पाकिस्तानी टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेल भी रही है। गुज़िश्ता मैच में हमने देखा कि शाहीन की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, उनकी जो आईसीसी रैंकिंग है वो भी बेहतर हो गई, जबकि बदस्तूर इस वक्त पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। आईसीसी रैंकिंग के हवाले से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो नादरा, रिपोर्ट आपने भी देखी, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल की, मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर उसके बाद आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए, तो बड़ा जिसे कहते हैं कि उनका मुराल बुलंद हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के मैच में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी वो पहले बॉलर भी हैं जिन्होंने 16 विकेटें हासिल की थी और फिर उन्होंने अपनी विकेट्स की सेंचुरी भी कंप्लीट की। फिर आईसीसी रैंकिंग में भी आप टॉप पर हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और इसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है जो बीच में शेक हो रहा था हमारे अपनी ही वजह से, जो हमारे यहाँ चल रहा था। तो मेरे ख्याल से अब जो है मोमेंटम पकड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम, और मुझे लगता है कि
कि अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर आजम भी फॉर्म में नजर आएंगे और अच्छा स्कोर सेट करने में कामयाब होंगे बीइंग अ कैप्टन, क्योंकि उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा फिंगर रेज हुई है वो उनकी कैप्टनसी को लेकर हुई है, जहां पर वो खुद भी एडमिट करते हैं। और हम तक तो ये जराए ने खबर भी दी थी कि बाबर आजम तो कंसिडर कर रहे हैं, ये तो बात की बात है ना कि बोर्ड उनको सैक करने की बात कर रहा है। बाबर ने तो पहले ही माइंड बना लिया था कि वो वर्ल्ड कप के बाद जो है वो अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर देंगे आकर। तो अब देखना ये है कि अगर बाबर कर देते, एक और ब्रेकिंग दे रही है नादरा जी बिल्कुल, ये काफी दिन पहले उन्होंने अपने जो उनके करीबी जराए हैं उनसे उन्होंने कह दिया था कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि देखें उनकी जातियात पे बहुत अटैक हो रहा है और बहुत ज़्यादा उनके फादर तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। उनके फादर ने अपने अकाउंट्स भी जो है वो डिलीट कर दिए। उनके फादर उम्रा करने गए, मुझे लग रहा है वो दुआएं करने गए, आज उनके फादर पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। और चलें होपफुली पाकिस्तानी टीम के लिए भी वो दुआएं कर रहे होंगे। नैयर साहब जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है, खासतौर पर बाबर को लेकर, बाबर की कैप्टनसी के हवाले से, आप समझते हैं कि ये इस वक्त डिस्कस नहीं होना चाहिए था? मैच जब वर्ल्ड कप हो जाता उसके बाद ये चीजें सामने आती तो बेहतर होता, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो इससे मुतासिर होती है। जी डेफिनेटली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो टाइमिंग आई है पीसीबी के क्राइसिस की, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि ये सारी बात आई है कि इंज़मामुल हक की जो कहा जा रहा है कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मुलव्वस हुए, ये तो अब कंफर्म तो बाद में होगा, लेकिन जो उन पर चार्ज है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है, तो ये चीजें जो हैं ये इसलिए सामने आई कि टीम की सिलेक्शन के ऊपर बहुत एतराज थे। और टीम की सिलेक्शन पे आप देखें कि उनका सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि उनका अपना जो रिलेटिव है, क्लोज ब्लड रिलेटिव, वो टीम मौजूद है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद जो कहा जा रहा है कि बाबर आजम साहब अब छोड़ने को तैयार हैं, तो डैमेज देने के बाद अगर छोड़ रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं? मैं अगर उनकी खुदा न खास्ता उनकी जगह होता तो मुल्क की खातिर बीच में कमांड छोड़ देता। मैं जिसको बना रहा ताकि पाकिस्तान का नाम न डैमेज हो। पाकिस्तान के देखने क्या कप्तानी हुई है बांग्लादेश के मैच में, उन्होंने खुद कुछ स्कोर नहीं किया और हर दफा वो स्पिनर से ही आउट हो रहे हैं। तो बाबर जैसे भूल अब आराम से स्पिनर्स उनको आउट कर रहे हैं। तो ये सारे जितने के बाप के अपनी में और उसकी अपनी कप्तानी पे बहुत ज्यादा मसाइल खड़े की, लेकिन अब जो मैच है आपका न्यूजीलैंड से उस पर फोकस करें। ये ना सोचें कि जी 35 ओवरों में मैच जीतना है, प्लान करें कि 30 ओवरों में मैच जीतना है। ये ना सोचें नैयर साहब आखिरी कमेंट ये बताइए कि ट्रम्प कार्ड कौन साबित हो सकता है पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड के मैच में? ट्रम्प कार्ड मेरे ख्याल में ये चलें, बहैसियत टीम जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नैयरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक, आप देखते रहिए बोल स्पोर्ट्स। नाज़रीन बोल स्पोर्ट्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका का मैच जारी है। श्रीलंका की जानिब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया और इब्तिदा में रोहित शर्मा को जल्दी आउट भी कर दिया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि शुभमन गिल की जानिब से 92 रन बनाए गए, कोहली की जानिब से 88 रन बनाए गए, 82 रन हमने देखा श्रेयस अय्यर की जानिब से बनाए गए। और इस वक्त भारत का स्कोर 356 रन, 7 खिलाड़ी है और 2 बॉलें बाकी हैं। तो भारत की जानिब से अच्छा स्कोर कर लिया गया है। श्रीलंका की टीम को मेहनत करनी पड़ेगी अगर चेस करने में कामयाब हो जाती है श्रीलंका की टीम ये मैच। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी। एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, ये बताइए कि बेंगलोर में इस वक्त क्या इत्तलात हैं? न्यूजीलैंड की टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कई खिलाड़ी उनके जो हैं वो अनफिट है। यस, न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त इंजरीज के अंदर घिरी हुई है, क्योंकि अब तो मैट हेनरी जो है उनकी भी रिप्लेसमेंट काइल जिमिसन को टीम के अंदर शामिल कर दिया गया है, जबकि कप्तान का आपको ऑलरेडी पता है कि केन विलियमसन इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक नहीं खेल सके हैं। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ। अब देखते हैं, कल दोनों टीमों की प्री मैच प्रैक्टिस भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। पाकिस्तान ने भी कल प्रैक्टिस करनी है, फिर इवनिंग में न्यूजीलैंड ने प्रैक्टिस करनी है, तो आइडिया हो जाएगा कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में कौन कौन से उनके प्लेयर मिसिंग है और अवेलेबल है। और पाकिस्तानी टीम का भी कल, क्योंकि मैच जीते हुए पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी ऑर्थर की ड्रेसिंग रूम की बड़ी जज्बाती तकरीर भी पब्लिक की है, जिसमें
वो अपने उन 6 प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया है। और मिकी की गुफ्तगू से कम हम ये अखज़ कर सकते हैं कि एहसास हो गया है टीम को कि उनकी पहले 4 मैचेस में जो शिकस्त हुई है वो क्या गलतियां हुई हैं और कैसे उन गलतियों को कंट्रोल करके आगे न्यूजीलैंड वाला अहम मैच पाकिस्तान ने खेलना भी है और जीतना भी है। ठीक है नादरा, आप क्या समझती हैं अभी जो पाकिस्तानी टीम हफ्ते के रोज मैच खेलेगी न्यूजीलैंड में, उसमें विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए या चेंजेस के साथ जाना चाहिए, एक आध चेंज? नहीं, मेरे ख्याल से हसन अली अगर फिट हैं तो हसन अली को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके न्यू बॉल के साथ जो है शेयर करने वाला कौन है। अच्छा नादरा, यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि भारत ने 358 रन का टारगेट दिया है, 357 रन भारत की जाने हैं और श्रीलंका को 358 रन का हदफ दिया है। कंटिन्यू कीजिए नादरा। 358 रन अच्छा खासा पहाड़ जैसा हदफ है और ये श्रीलंका के लिए मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। और वैसे भी भारत का जीतना हमारे लिए भी काफी बेहतर है। बिल्कुल, इब्तिदा में जल्दी रोहित शर्मा आउट हो गए थे तो मैं तो सोच रहा था कि कहीं आज उलट ही ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एजाज, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या इत्तिलात हैं, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है पाकिस्तानी टीम अगले मैच में या एक आध चेंज हो रही है? अभी तक इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। और जितने भी पाकिस्तान से 6-7 हम जर्नलिस्ट हैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं पता लगने दे रहे। लेकिन कल जब टीम ग्राउंड पहुंचेगी और ट्रेनिंग का आगाज करेगी तो उस वक्त आइडिया हो जाता है, क्योंकि नेट्स के अंदर देख के भी फिर कोचिंग स्टाफ भी वहां पर होता है तो आइडिया। और जो नादरा बात करी है मैं भी इससे इत्तेफाक करूंगा कि हमें हारिस रऊफ को अब रेस्ट करवाना चाहिए। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की ये चिन्नास्वामी का विकेट है और जिस म्यार की न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है। हमें उसको रेस्ट करवा के हसन अली को लाना पड़ेगा। और कप्तान बाबर आजम को, हसन अली पूरी तरह सेहतियाब है बुखार के बाद? जी हसन अली अब पूरी तरह सेहतियाब अब हैं, वो दस्तयाब हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हारिस रऊफ को कोलकाता में चांस दिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए, क्योंकि हारिस अगर वो विकेट टू विकेट बॉल करें, अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉल करें तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमने उनका वो रूप नहीं देखा जिसकी जरूरत थी। शाहीन फिर भी ऑन एंड ऑफ अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो तसलसल हारिस का नहीं है। और दूसरा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 368 रन बेंगलोर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले बॉलिंग करते हुए कंसीड कर चुके हैं और ये छोटी बाउंड्री वाला ग्राउंड है और एक्सप्रेस स्पीड का जो फास्ट बॉलर होता है उसको सिर्फ आपने अच्छे टाइम के साथ है तो गेंद स्टैंड्स में जा गिरती है। यहाँ पर चलेगा 130, 134, 135 स्पीड वाला बॉलर और हसन अली इन कंडीशन के लिए सूटेबल है। और क्योंकि अभी तक खबर ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान चेंज करेगा, लेकिन मेरा दिल ये मानता है क्योंकि हारिस को सिर्फ आखिरी मौका दिया गया था कोलकाता वाले मैच में, तो यहाँ हसन अली खेल सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा एजाज, ये बताइए शादाब के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? शादाब का 50-50 है, क्योंकि शादाब को लगातार ये 1 साल के अंदर तीसरी मर्तबा कंकशन हुआ है और आईसीसी प्रोटोकॉल्स के तहत अगर आपको 1 साल में 3 मर्तबा कंकशन हो तो फिर आप लंबे अरसे के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और इसका कंफर्म नहीं है, बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि आईसीसी के कंकशन रूल्स के मुताबिक आपको लंबे अरसे के लिए छुट्टी पे जाना पड़ जाता है। अब क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट कल सुबह हमें रिपोर्टर्स को ब्रीफ करेगी कि शादाब क्या इस वर्ल्ड कप में बकिया मैचेस खेलेंगे या नहीं, लेकिन वो ठीक है उनको, क्योंकि उनका सर फील्डिंग करते हुए ग्राउंड पे लग गया था। उसके बाद भी आपने वो डग आउट में बैठा हुआ देखा था जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच वो बहुत क्लोज हो गया था तो शादाब अंदर बैठ के क्लैप कर रहे थे। और मैंने कल भी कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर मेरी शादाब से हल्की फुल्की हेलो हाय भी हुई है जब पाकिस्तानी टीम यहाँ ट्रेवल कर रही थी डिपार्चर लॉन्च के ऊपर, तो वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन आईसीसी के प्रोटोकॉल्स के तहत कंकशन अगर आपको साल में 3 दफा हो जाए तब फिर आपको कुछ अर्सा रेस्ट पे भेजा जाता है। That's right. ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा नादरा, अब जब इंज़मामुल हक का इस्तीफा सामने आ चुका है तो उसके बाद क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? कौन अगला चीफ सेलेक्टर हो सकता है? आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर रखा हुआ है। देखिए नाम तो कई मतलब चेयरमैन का भी आ रहा है कि 4 तारीख के बाद क्या होता है। परसों देखें ना इनकी हियरिंग है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं कि
अगर ये जाते हैं वापस ज़का अशरफ साहब, तो नजम सेठी का नाम आ रहा है कि वापस उन्हीं को लाया जाएगा, क्योंकि देखिए नजम सेठी की एफिलिएशन भी है यहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट के साथ भी, उनकी मिसेस भी क्या नाम है PMLN के साथ हैं। तो ये तो देखिए सियासी बुनियाद पर हमारे यहाँ सिलेक्शंस होती हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि पेटर इन चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान में, तो उसी तनाजुर में मैं ये बात कर रही हूँ कि नजम सेठी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट, और अभी रिसेंटली ही वो करते हुए गए हैं और सारी उनको अप्स एंड डाउन्स का पता है। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। जी अपडेट देना चाहता हूँ। जी अभी इसी गुफ्तगू के दौरान शाहिद आफरीदी साहब की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात हुई है, तो आप अब कंटिन्यू कीजिए आगे नए चेयरमैन के लिए। अच्छा, हाँ, आफरीदी साहब की भी काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन है PMLN में, तो देखें अब कौन बनता है चेयरमैन की। देखें सीट ना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली भी है। मैं अपनी पर्सनल उसमें मैं राय दे सकती हूँ कि मेरी नज़र में जो चेयरमैनशिप अगर मिलनी चाहिए, अगर आप कहते हैं ना कि यंगस्टर्स को आना चाहिए, तो फिर आमिर सोहेल बेस्ट चॉइस हैं। देखें, और अगर सेलेक्टर के लिए उनको कंसिडर करें तो भी बुरा नहीं है, लेकिन नाम जो चल रहे हैं इस वक्त यूनुस खान, वकार यूनुस और एक नाम और है आकिब जावेद का। अब आकिब जावेद साहब क्यों मुझे वो मुतनाज़िर थोड़े लग रहे हैं कि वो आजकल एक चैनल पे बैठ के सिर्फ वो बाबर के एंटी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्योंकि आप अगर ऐसा ओहदा लेने जा रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी इम्पार्शियल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे तुम पसंद हो मुझे वो नहीं पसंद है, ऐसी बात नहीं करनी है, आपको फिर लेकर चलना पड़ेगा। और उसके लिए आइडियल जो चॉइस है वो राशिद लतीफ़ साहब की है सेलेक्टर के लिए, या फिर यूनुस खान, लेकिन दोनों ही एक मिजाज के। अच्छा एजाज, आप बेंगलोर में बैठे हुए हैं लेकिन आपने नजर यहाँ रखी हुई है, ये बताइए आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगे कौन हो सकता है चीफ सेलेक्टर? देखिए चीफ सेलेक्टर मुझे तो लगता है इंजमामुल हक ही वापस आएंगे, क्योंकि इंजमामुल हक ने रजाकाराना रिजाइन किया है और वो अखबार की खबर के ऊपर मीडिया में शोर मचा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उस एंगल्स को चेक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंजमाम ने तो डिनाई किया है कि साया इंटरनेशनल के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो इतना देखिए, इंजमाम पाकिस्तान की तरफ से 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर है ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड, कभी भी इंजमाम की कंट्रोवर्सी नहीं देखी है हमने। यहाँ जस्टिस कयूम की रिपोर्ट ज्यादा, बहुत सारे हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं, बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इंजमाम कभी भी टेंटेड या दागदार नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट की वजह से रिजाइन किया है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 5 रुकनी कमेटी ने इसको फौरी तौर पे प्रूव करना है और 203 दिन बाकी हैं। गालिबन जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर इंजमाम का नाम नहीं था? आई डोंट थिंक सो, इंजमाम उसमें नहीं थे, मेरा ख्याल है नहीं थे। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंजमाम का नाम था कि वो भी वहां मौजूद थे उस कमरे में, जिसकी बात बताया गया था कि वहां पे बातचीत हो रही थी पैसों के हवाले से। लेकिन ये एक अदर टॉपिक है, इंजमाम वापस आ सकते हैं सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन अगर क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब की गवर्नमेंट जो है वो ज़का अशरफ को अगर एक्सटेंशन नहीं देती है 2 महीने के लिए मजीद, तो उसके बाद फिर पूरा सेटअप ही नया आएगा। और मैं ये चाहूंगा कि कम से कम कोई साबिक क्रिकेटर चेयरमैन PCB ना बने, ना शाहिद आफरीदी बने, ना आकिब जावेद बने, कोई ना बने, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स बहुत छोटे दिल के लोग हैं, इनको अपने बाद आने वाले क्रिकेटर्स बहुत बुरा लगते हैं, इन्होंने अपनी साइंस लड़ानी होती है और ये तबाही फेर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। ऑलरेडी हम 8 महीने के अंदर ये चौथा चेयरमैन कल परसों देखने जा रहे हैं। सो मैं ये विश करूंगा कोई अच्छा टेक्नोक्रेट, कोई समझदार आदमी हो जो इस सारे सिस्टम को चलाए। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी एक मसला चला रहा है कि हम लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। नजम सेठी भी मैनेजमेंट कमेटी की एक्सटेंशन लेकर आए, रमीज के बाद तो हमने कोई इलेक्शन करवा के कोई चेयरमैन नामजद ही बनाया ही नहीं है, तो हमें इलेक्शन करवा के एक प्रॉपर 3 साल के लिए चेयरमैन लगाना पड़ेगा। ये बार बार चेयरमैनों की तब्दीली से आपने देख लिया कि इस वक्त क्या माहौल है पाकिस्तान क्रिकेट का। और एजाज, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। आप अगर बात की जाए, अब शुएब मलिक हैं, उन्होंने भी बयान दाग दिया है कि वो अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, वो शुएब मलिक जिस जुमरे के अंदर बात करें, वो बाबर आजम की कप्तानी, उनको शायद किसी ने बता दिया कि बाबर आजम व्हाइट बॉल के कप्तान नहीं होंगे, तो इसलिए फिर जो है ना वो टीम के अंदर आ जाएंगे। और अगर शुएब मलिक फिट है, अगर उनकी जगह बनती है, उसकी एक रीजन भी है। हमने शुएब मलिक को निकाल के आसिफ अली को, हैदर अली को और खुशदिल शाह को, इन 3 बंदों को पाकिस्तान ने तकरीबन 2 साल तक T20 क्रिकेट खिलाई है, और वो रिप्लेसमेंट किसकी थे? शुएब मलिक की, लेकिन वो नहीं चल सके हैं। एंड ऑफ द डे हमें जाकर इफ्तिखार के ऊपर इन्हिसार करना पड़ा। एक वो वाहिद इफ्तिखार है जो कि उस टीम के अंदर स्टे करने में कामयाब हो गए हैं। बाकी अगर मिडिल ऑर्डर्स के अंदर या लोअर ऑर्डर्स के अंदर शुएब मलिक आके खेलते हैं और वो स्पिन बॉल अच्छा भी करते हैं, अगर उसकी फॉर्म में फिटनेस है तो एज मैटर नहीं करती है। लेकिन जिन लोगों को हमने शुएब मलिक को ड्रॉप करके ट्राई किया था, वो क्लिक नहीं कर सके हैं।
यहाँ तक कि वो एशियन गेम्स में भी गए, वहां पर भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से हरवा के वापस आए हैं। अच्छा नादरा, आप क्या समझती हैं, शोएब फिट तो नजर आते हैं ज़ाहिरी तौर पर, आप समझती हैं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में शामिल किए जा सकते हैं उन्हें टीम? देखिए मैं नहीं समझती, गो के बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब 125 इंटरनेशनल खेल के भी काफ़ी रन्स बनाए हुए हैं, 2435 रन्स, एक अच्छा मतलब स्कोर है। लेकिन मैं समझती हूँ अब यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक में आपके परफॉर्म कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनको कंसिडरेशन होनी चाहिए। लाइक नाफे हैं, साइम अयूब हैं, इन बच्चों को आगे आना चाहिए। उसके अलावा हमाद आलम हैं, ये बच्चे कब खेलेंगे जब आप उनको छोटे फॉर्मेट में भी नहीं खिला रहे हैं। और फिर ये कि आप ये कहते हैं बिल्कुल छोटे हैं, वो ऐसे भी छोटे नहीं है, उनको छोटी टीमों के खिलाफ खिलाना शुरू करें, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप बन जाएगा। आप शर्जील खान की बात करते कि जी उन्होंने ऐसा किया था तो एलिगेशंस हैं, तो रिहैब भी कर लिया कंप्लीट। अगर रिहैब कंप्लीट कर लेता है और आपने सॉरी भी कर लिया तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। बैकअप के लिए आपके पास होना चाहिए। शर्जील ने अभी सेंचुरी स्कोर की डोमेस्टिक में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनको कम से कम डोमेस्टिक के ऊपर भी निगाह रखनी होगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ PSL को फोकस करें, वहां से आप लेकर आए। परफॉर्मेंस को भी नजर में रखना होगा, उसके बाद जो है वो कुछ सिलेक्शन पर जोर देना होगा। हमारे साथ बेंगलोर से एजाज वसीम और स्टूडियो में नादरा मुश्ताक मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एशियन पैरा गेम्स में हैदर अली ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उस कारकर्दगी को सराहा गया है और उनके लिए इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हैदर अली। हैदर, क्या तासुरात हैं आपके, आपकी परफॉर्मेंस को सराहा गया है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मतलब जब बंदा एक मेडल जीत कर आता है तो उसे यही होता है कि उसको मतलब कि हौसला अफजाई उसकी होनी चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए ये मतलब ऐलान किया है। अच्छा हैदर, ये बताइए कि आगे क्या मसरूफियात होंगी, आगे कौन कौन से जो है वो चैंपियनशिप्स वगैरह आ रही हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? जी आगे मैंने जो अभी पेरिस पैरा ओलंपिक्स हो रही है उसके लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पूरी जो ट्रेनिंग है, पूरा फोकस है उस पर ही होगा। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जरूर पेरिस में जीतूं। अच्छा, ये अपीयरेंस कब है? पेरिस ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं आप हैदर? हाँ जी सर, जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स हो रही है नेक्स्ट ईयर। अच्छा हैदर, ये बताइए कि आप लोगों को अपनी बड़ी फिटनेस पे बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। फिट रहने के लिए आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है? जी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें मतलब डाइट, न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन्स, उसके अलावा अच्छा ट्रैक, फिटनेस जिम, ट्रेनिंग, अच्छा कोच, टेक्निक, ये सारी चीज़ें लेकर हम चलते हैं तो तभी जाकर किसी मतलब इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। चलें हैदर अली, ऑल द बेस्ट। आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि आगे जाएं और पेरिस ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी का मुजाहरा करें और वहां से भी गोल्ड लेकर लौटें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की, जो कल से इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले ही रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। इसी से बात करेंगे जाहिद फारूक से। जाहिद, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज एक बहुत बड़ा मेला सजा है। 5वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आज से बाकायदा आगाज़ हो रहा है। 27 ममालिक के जो एथलीट्स हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर, जिन्होंने ये सारा मेला सजाया है, कर्नल वसीम। उनसे बात करते हैं। कर्नल साहब, एक बहुत बड़ा मेला, एक तारीखी दिन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है और आप लोग यहाँ पे आए हैं और बेसिकली मेला सजाने वाले आप लोग हैं और ये बच्चे हैं, बिकॉज़ हमारी यूथ को इस तरह की एक्टिविटीज़ चाहिए। और 5th एशियन कमबैक्स जो G2 इवेंट है, वो इस चीज़ को देख के हमारे बच्चे, आई एम श्योर दैट दे विल गेट इंस्पायरेशन। और आप देखें पीछे नारे माशाल्लाह कि दे आर हैप्पी दैट दे हैव कम आउट सम एक्टिविटीज़ जो को आप कल मोबाइल से निकल के तो यहाँ पे ग्राउंड्स में आ रहे हैं, वेन्यूज़ पे आ रहे हैं, इंडोर्स में। तो इससे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा हमारी यूथ को भी, और साथ साथ जो इंटरनेशनल जो एथलीट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको एक आइडिया होगा कि पाकिस्तान इज़ अ स्पोर्ट लविंग नेशन और दिस इज़ व्हाट वी वांट। और मैं इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी का, कमबैक्स का, सरीना होटल्स का और दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं जिसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, दे ऑल आर सपोर्टेड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं मशकूर हूँ। और सबसे बढ़ के और आखिर में
पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। थैंक यू वेरी मच। साहब, रिसेंट पास में देखा जाए तो हमारी नज़र में ऐसा नहीं गुजरता कि 27 ममालिक के एथलीट्स एक छत के तले इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हो। क्या कहेंगे? इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। और मेरा ख्याल है कि तमाम नेशनल फेडरेशंस को अगर सपोर्ट मिले, उसमें वो एथलेटिक्स है या जूडो है, कराटे है और कोई जो भी हैं, आई थिंक इफ दे गेट द सपोर्ट फ्रॉम द स्पॉन्सर्स तो वो हर तरह, हर फेडरेशन जो है वो इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो तमाम इस तरह के मेले सजा सकते हैं। जी बिल्कुल, यही कहना है कर्नल वसीम का कि अगर मौके मिले जाएं फेडरेशन को और खेलों की तंजीमों को। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मुकाबले जारी हैं और आज दूसरा रोज था। हमें जायद फारूक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं फार्मूला 1 चैंपियनशिप की 19वीं रेस की, जिसमें मैक्सिकन ग्रां प्री ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टेपन फार्मूला 1 चैंपियनशिप के एक सीजन में 16 फतवात हासिल करने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। और नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए फुटबॉल के हवाले से तो अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया फुटबॉल के मारूफ स्ट्राइकर लायनल मेसी ने 2023 के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन डोर रिकॉर्ड 8वीं मरतबा जीत लिया है। तो नाज़रीन, मेसी ने तमाम फुटबॉलर्स को पीछे छोड़कर एक बार फिर बैलन डोर अवार्ड हासिल कर लिया। इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। सैयद रजी को बोल स्पोर्ट्स से दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।